दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी दिलचस्प कहानी को पेश करने जा रहे हैं जिसके अंदर आपको एक्शन, फैमिली ड्रामा और सस्पेंस भर भर कर देखने को मिलेगा। ये कहानी एक ऐसे पिता के बारे में है जिसे उसका पूरा परिवार बेहद आम इंसान समझता है। सब उसे नकारा और डरपोक कहा करते थे, पर जब बात उसकी बेटी की खुशियों की आती है तो वो कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर बड़े बड़े माफियाओं के माथे से पसीना निकलने लगता है। आखिर ये शख्स कौन था और इसके पीछे की हकीकत क्या है, ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक। मूवी का नाम है नोबडी और इसकी IMDb रेटिंग है 7.4। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप सबकी लाखों गुजारिशों पर आखिरकार हमने एक नया सीरीज चैनल शुरू कर दिया है, जहां आपको साउथ की एक से बढ़कर एक धमाकेदार सीरीज देखने को मिलेंगी। इनमें से कुछ सीरीज तो ऐसी होंगी जो सिर्फ रिलीज हुई होंगी और कुछ का नाम तो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो बिना देरी किए हमारे चैनल को लगे हाथों सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज की बेहतरीन कहानी की तरफ। मूवी की शुरुआत एक रिमांड रूम से होती है, जहां पर किसी शख्स को काफी टॉर्चर किया जा रहा है। उसका मुंह खून से लथपथ था और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। उसके सामने दो पुलिस अधिकारी काफी देर से उससे सवाल जवाब कर रहे थे, लेकिन उस आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो लोहे का बना हो। वो इतना निडर था कि पुलिस वालों के सामने ही अपनी सिगरेट जलाकर पीने लगता है। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारी कहानी का हीरो है, जिसका नाम है हच मैंसेल। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि हच एक आम आदमी के जैसी जिंदगी गुजार रहा होता है, जहां उसके पास एक छोटी सी फैमिली है। उसकी बीबी जिसका नाम बेका है, जो उससे हमेशा नाखुश ही रहती है। उसका बेटा ब्लेक मैंसेल, जिसको हच के ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आखिर में उसकी प्यारी सी बेटी सैमी, जो उसके रोज घर वापस आने की एक लौती वजह है, जो अपने पापा को हीरो मानती है और हच के लिए वो उसकी पूरी दुनिया है। बेका हच से नाखुश इसलिए होती है क्योंकि हच बेरोजगार था और उसने अभी तक जिंदगी में ऐसा कुछ हासिल नहीं किया था जिससे कि बेका अपने अन्य दोस्तों के सामने बोल पाए। और रोजी रोटी की जुगाड़ करने के लिए वो बेका के पापा की कंपनी में एक लेबर की जॉब करता है। उनकी लाइफ में सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा ही बोरिंग चल रहा था। उनकी जिंदगी पूरी तरह से बिना स्वाद की हो चुकी थी। तभी एक दिन उनके घर में कुछ ऐसा होता है जिससे सबकी जिंदगी बदल जाती है। दरअसल दोस्तों, अचानक एक रात एक घर में हलचल होती है। उस हलचल को सुनकर हच की नींद खुल जाती है। तभी उसे दिखता है कि उसके घर के अंदर दो चोर घुस चुके हैं। वो उसी वक्त पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो चोर उसे देख लेते हैं और गन से डराकर उसे बोलते हैं कि अगर अपनी सलामती चाहता है तो तेरे पास जितना भी माल है सब हमारे हवाले कर दे। उन दोनों की आवाज को सुनकर हच को ये मालूम चल जाता है इनमें से एक लड़का और दूसरी लड़की है। तभी लड़की उसे बोलती है, बताओ घर का सारा कैश किधर है। लेकिन हच तो ठहरा बेचारा कंगाल आदमी। वो उन्हें बताता है कि उसके पास कोई भी कैश नहीं है, वो गलत घर में चोरी कर रहे हैं। तभी लड़की की नजर पास ही रखे एक बाउल पर पड़ती है जिसमें थोड़ा बहुत कैश पड़ा हुआ होता है। चोर उसमें रखा हुआ सारा पैसा निकाल लेते हैं। इसी दौरान लड़की की तेज नजर हच की चमकती हुई घड़ी पर भी पड़ जाती है। वो उसे भी छीन लेती है। हालांकि जल्दबाजी में लड़की अपने हाथ का बना हुआ टैटू छिपा नहीं पाती, जो कि हच को दिख चुका था। वो लोग चोरी करके घर से भाग रहे थे कि तभी वहाँ पर हच का बेटा ब्लैक आ जाता है और बिना कुछ सोचे समझे चोरों के ऊपर हमला कर देता है। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हच चोरों को पकड़ने की बजाय अपने बेटे को ही शांत करवाता है। ऐसे में मौका पाकर एक चोर ब्लैक को एक जोर का मुक्का मारता है और वहाँ से भाग जाता है। चोरों के जाने के बाद ब्लैक अपने पिता को काफी भला बुरा बोलता है, यहाँ तक कि वो हच को कायर और डरपोक बोलता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हच के घर पुलिस आती है और उनका सबसे पहला सवाल हच से यही होता है कि क्या घर में सभी लोग सुरक्षित हैं। उसके बाद हच को लगता है कि उसने गलती कर दी। उसे अपने बेटे की मदद करनी चाहिए थी क्योंकि उन चोरों के पास हथियार थे, वो लोग कुछ भी कर सकते थे। अगली सुबह हच नाश्ते की टेबल पर अपने बेटे का सूजा हुआ चेहरा देखता है तो उसे काफी ज्यादा दुख होता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद सच में वो एक डरपोक इंसान है। वो ब्लैक की हालत का जिम्मेदार खुद को मानने लगता है। इसके बाद वो घर के बाहर जाता है तो उसके पड़ोसी भी उससे वही बात करते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें अपने बेटे का साथ देना चाहिए था। फिर हच अपनी जॉब के लिए निकल जाता है। जॉब पर जाने के बाद उसका साला चार्ली भी उससे यही बात कहता है कि उसे उन चारों का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था। और इतना बोलने के बाद उसका साला चार्ली उसे एक गन थमा देता है और कहता है कि अगर अगली बार ऐसा कुछ हो तो इस गन से उन चोरों पर इतने छेद करना कि वो कभी उठ ना पाए।
फिर हच अपने केबिन में चला जाता है और अपने सौतेले भाई से फोन पर बात करने लगता है, जिसका नाम हैरी होता है। वो हैरी को बीती रात हुए हादसे के बारे में पूरी तरह से साफ साफ बताता है। साथ ही उसे ये भी बताता है कि जो लोग चोरी करने आए थे उनके पास जर्मन मैड 6 राउंड पिस्तौल थी, लेकिन उनकी बंदूक में गोली नहीं थी। अब आप सोच रहे होंगे कि हच को आखिर बंदूक के बारे में इतनी गहराई से नॉलेज कैसे? तो इसका जवाब आपको आगे की कहानी में धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। यही नहीं, हच अपने भाई से यह भी कहता है कि उन चोरों की उम्र काफी कम थी, इसलिए मैंने उन पर हमला नहीं किया, वरना तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर मैं हथियार उठा लूं तो क्या हो सकता है। शाम को जब हच अपने घर पहुंचता है तो उसकी नजर अपनी बेटी सैमी पर पड़ती है, जो किसी चीज को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थी। हच उससे इसकी वजह पूछता है तो वो उसे बताती है कि उसका एक ब्रेसलेट कल रात से मिल नहीं रहा, जो उसे बहुत ही प्यारा था। सैमी से पूछने के बाद सैमी हच को बताती है कि उसने अपना ब्रेसलेट उसी बाउल में रखा था जिसमें से चोरों ने पैसे निकाले थे। ये बात सुनने के बाद हच समझ जाता है कि चोर पैसों के साथ साथ उसकी बेटी का पसंदीदा ब्रेसलेट भी ले गए। पैसे गए इसका अभी तक हच को बिल्कुल भी अफसोस नहीं था, लेकिन वो अपनी बेटी को उदास कभी नहीं देख सकता था, इसलिए अब तो किसी भी कीमत पर उसे उस ब्रेसलेट को वापस लाना था। जिसके बाद हच अपने पिता डेविड मेंसेल के पास जाता है, जो कि एक रिटायर्ड FBI एजेंट होते हैं। ये वक्त था जब उसके पिता की काफी धौंस थी, इसलिए बिना बताए वो उनका बैच और उनकी सरकारी बंदूक ले लेता है। हच के सर पर खून सवार था। उसका चेहरा देखकर उसके पिता भी समझ जाते हैं कि हच अब इसके बाद क्या करने वाला है। अब हच एक के बाद एक सभी टैटू बनाने वाली दुकानों पर जाता है और उस लड़की के हाथ पे बने टैटू के बारे में पूछने लगता है। जिसके बाद वो काफी सारी दुकानों पर जाता है जहां उसे उस टैटू के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। फिर जब वो आखिरी दुकान पर जाता है और अपना बैच दिखाकर सवाल करता है तो वहां बैठा कारीगर बोलता है कि तुम्हारे पास जो बैच है वो 20 साल पहले ही एक्सपायर हो चुका है। इसके बाद वहाँ काफी लोग हच को घेर लेते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी हच अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर कहता है कि ये पैसे ले लो और मुझे उस लड़की के बारे में बताओ। हच जैसे ही पैसे के लिए अपना हाथ आगे करता है तो शॉप का मालिक उसके हाथ पे बने टैटू को देखकर डर जाता है और कहता है कि इस आदमी को जो भी चाहिए इसे दे दो। इतना कहने के बाद शॉप का मालिक इतना डर जाता है कि वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है और दुकान पर काम कर रहा दूसरा आदमी बिना कुछ कहे हच को उस लड़की का पता शांति से दे देता है। पता मिलने के बाद बिना देरी किए हच उस लड़की के घर में चुपके से घुस जाता है और सबसे पहले लड़के के जबड़े पर गन की बैक साइड से हमला करता है और बंदूक तानकर बोलता है कि मुझे मेरी घड़ी और ब्रेसलेट चाहिए। लड़की डर के मारे उसे उसकी घड़ी दे देती है, लेकिन उसे बोलती है कि उसे ब्रेसलेट के बारे में कुछ भी पता नहीं। इसके बाद हच को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो लड़के को मारना शुरू कर देता है। तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। फिर जब वो उस बच्चे को देखता है तो उस बच्चे के मुंह पर मास्क लगा हुआ होता है, जिससे हच को ये मालूम चलता है कि वो बच्चा किसी गंभीर बीमारी का शिकार है। इसके बाद वो दोनों चोर हच के पास जाते हैं और उसके सामने रोते बिलखते हुए कहते हैं, प्लीज हमें माफ कर दो, ये चोरी हम मजबूरी में करते हैं ताकि हम अपने बीमार बच्चे का इलाज करवा सके। ये सुनकर हच को उन पर तरस आ जाता है और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो बहुत गुस्से में होता है। इसके बाद वो बस में बैठता है, जहाँ थोड़ी देर बाद उस बस के अंदर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो काफी ज्यादा नशे में होते हैं और वो बस में बैठी एक लड़की को छेड़ना शुरू कर देते हैं। हच कुछ देर तक तो ये सब देखकर नजरअंदाज करता है, लेकिन जब उसके सब्र का बांध टूट जाता है तो वो अपना सारा का सारा गुस्सा उन्हीं लोगों के ऊपर निकालने वाला था। बस फिर क्या था, वो बस में सवार सभी लोगों को उतरने के लिए बोलता है और बस का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। जिसके बाद वो एक एक करके सभी गुंडों को पीटना शुरू कर देता है और सबको बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। लड़ाई के दौरान एक गुंडा उस पर चाकू से हमला करता है। वो चाकू उसके शरीर में घुसा देता है, जिससे हच नीचे गिर जाता है। उसके बाद हच चाकू को निकाल लेता है और फिर उन्हें ऐसी मार मारता है कि सबको अपनी अपनी नानी याद आ जाती है। सभी को लगभग अधमरा करने के बाद वो अपने घर आ जाता है, लेकिन गलती से उसका क्रेडिट कार्ड बस के अंदर ही गिर जाता है, जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था। अब दोस्तों, यहीं से इस कहानी में एंट्री होती है एक रशियन डॉन की, जो दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई देता है।
दरअसल बीते दिनों हच ने जितने लोगों को अधमरा किया था उनमें से एक इसी डॉन का भाई होता है। इस रशियन डॉन का नाम होता है यूलियन कुजनेत्सोव, जो कि एक डॉन होने के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े ड्रग माफियाओं में से एक था। यूलियन एक माफिया मीटिंग में होता है, तभी उसका फोन बजता है और फोन पर उसे मालूम चलता है कि उसका भाई हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। वो अपने भाई से मिलने अस्पताल जाता है और देखता है कि उसके भाई की हालत बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। ये सब देखकर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो सबके पास जाता है जो उसके भाई के साथ पिटे थे और सबसे उस शख्स के बारे में पूछता है जिसने उसके भाई का ये हाल किया था। तभी वहाँ लेटा एक आदमी उसे हच का क्रेडिट कार्ड अपने हाथों को उठाकर दिखाता है। इसके बाद हम हच को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता रहा होता है। तभी अचानक उसके घर का फोन बजता है। फोन की दूसरी तरफ हच का सौतेला भाई होता है जो उससे कहता है कि तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हो। तुम्हारा अब अपने घर में ही नहीं बल्कि इस देश में रहना भी खतरे से खाली नहीं है। हच अपने भाई से पूछता है कि ऐसा क्यों? तो उसका भाई उसे बताता है कि तुमने जितने लोगों को कल रात मारा है उनमें से एक आदमी रशियन माफिया के हेड यूलियन कुजनेत्सोव का भाई है, जिसके लोग तुम्हें पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं। इतना कहने के बाद हच का भाई उसे मिस्टर बार्बर नाम के आदमी का नंबर देता है और बोलता है कि इसके पास चले जाओ, ये तुम्हें आगे क्या करना है बता देगा। उस नंबर पर कॉल करने के बाद हच को एक एड्रेस पर बुलाया जाता है जहाँ पर बार्बर उसका इंतजार कर रहा होता है। हच मिस्टर बार्बर से मिलता है तो बार्बर उसे इटली चले जाने को कहता है क्योंकि वहाँ यूलियन कुजनेत्सोव उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वहाँ इटालियन माफिया का राज है। इतना सुनने के बाद हच घर आता है और अपने पूरे परिवार से कहता है कि अब हम कुछ महीनों की छुट्टियों के लिए इटली जा रहे हैं। बोरिंग जिंदगी में वैकेशन का नाम सुनकर जैसे पूरा परिवार खुश हो जाता है और कुछ इस तरह हच की फैमिली भी इटली का नाम सुनकर खुशी से कूदने लगती है और सभी वहां जाने के लिए रेडी होने लगते हैं। मगर तभी बाहर से गाड़ियों की आवाज आने लगती है। खिड़की में से जब हच बाहर की तरफ देखता है तो उसे दिखता है कि कुछ गाड़ियां उसके घर की तरफ तेजी से आ रही हैं। वो समझ जाता है कि ये यूलियन के आदमी हैं। उसके बाद हच अपनी पूरी फैमिली को बेसमेंट के अंदर ले जाता है और उनसे किसी भी कीमत पर बाहर निकलने से मना कर देता है। इसके बाद वो सभी गुंडे हच के घर के अंदर घुस जाते हैं। हच अपनी फैमिली को बेसमेंट में लॉक करके वापस घर में आता है। वो यूलियन के गुंडों को अपने हाथ से मारना शुरू कर देता है। उसके बाद वो उनमें से एक इंसान की गन ले लेता है। गन हाथ लगते ही वो काफी सारे लोगों को मौत के घाट उतारना शुरू कर देता है, मगर इसी दौरान उसे पीछे से एक आदमी इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है और फिर यूलियन के जिंदा बचे हुए कुछ गुंडे उसे गाड़ी की डिग्गी में बंद करके कहीं ले जाने लगते हैं। रास्ते में हच को होश आता है और उसे याद आता है कि उसके पास एक स्मोक ग्रेनेड है जिसका इस्तेमाल करके वो पूरी गाड़ी के अंदर धुआं कर देता है। कार के ड्राइवर को कुछ भी दिखना बंद हो जाता है और वो गाड़ी को एक खंबे पर ले जाकर ठोक देता है। गाड़ी पलट जाती है और फिर सब लोग बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद जब हच गाड़ी से बाहर निकलता है तो उससे एक गुंडा पूछता है आखिर कौन हो तुम? तो हच जवाब देता है और बोलता है आई एम नोबडी। इतना कहने के बाद हच खड़ा हो जाता है और अपने घर चला जाता है। वो अपने बीवी बच्चों को बेसमेंट से बाहर निकालता है और बेटी सैमी की आंखों पर हाथ रखकर उन्हें घर के बाहर लेकर आता है और फिर अपनी वाइफ से कहता है यहाँ हालात बहुत ज्यादा खराब होने वाले हैं, तुम बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ, जैसे ही हालात ठीक होते हैं मैं तुम्हें बुला लूंगा। बेका उसकी बात समझ जाती है और बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हमें हच के अतीत के बारे में पता चलता है कि वो एक प्रोफेशनल किलर था। वो ऐसे लोगों को मारने की सुपारी लेता था जिन्हें मारना पुलिस, मिलिट्री या गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल हुआ करता था। सीधी भाषा में बोला जाए तो जो काम कोई नहीं कर पाता था वो काम हच को करने के लिए दिया जाता था। हच की जिंदगी ऐसे ही चल रही थी कि तभी एक दिन उसे एक ऐसे आदमी की सुपारी मिलती है जो काफी समय से गायब है। हच उस आदमी को ढूंढ लेता है और जब उसकी जान लेने वाला होता है तो वो इंसान हच को कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अब सारे काम छोड़ चुका हूँ, अब मैं मेरी बाकी की जिंदगी एक अच्छा इंसान बनकर गुजारना चाहता हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दे दो, प्लीज मुझे एक मौका दे दो, घर पर मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये बात सुनकर हच को इस इंसान के ऊपर तरस आ जाता है और वो फैसला करता है कि वो अभी इसकी जान नहीं लेगा बल्कि पहले कंफर्म करेगा कि सच में वो सुधरा है या नहीं। इसके बाद हच उस आदमी को छोड़ देता है
जिसके बाद हच उस आदमी के पीछे पीछे उसके घर चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि सच में ये आदमी सुधर चुका है। इसके बाद हच को इस बात का एहसास होता है कि हर इंसान सुधर सकता है। इंसान को तलाश है तो सिर्फ एक मौके की। वो मौका हच खुद को भी देना चाहता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि हच अपने परिवार को रवाना करने के बाद बेसमेंट के अंदर जाता है, जहाँ उसे उसकी बेटी सैमी का खोया हुआ वो ब्रेसलेट मिल जाता है जिसकी वजह से ये सारी परेशानियां शुरू हुई थी। फिर वो अपनी बेटी के ब्रेसलेट को अपनी जेब में डालता है और पूरे घर को आग लगा देता है, जहाँ पहले से ही यूलियन के गुंडों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। न्यूज चैनल के माध्यम से यूलियन को मालूम चलता है कि उसने जितने भी आदमी हच को मारने के लिए भेजे थे, या तो वो सारे मारे जा चुके हैं या बुरी तरह से जख्मी हैं। ये सुनने और न्यूज देखने के बाद यूलियन को बहुत ही तेज गुस्सा आता है। वो हर जगह से अपने आदमियों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि हच कोई साधारण इंसान नहीं है। यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हच अकेला ही अब जंग की तैयारी में लग चुका है, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि अगर उसे अपनी आगे की जिंदगी सुकून से काटनी है तो उसे यूलियन से छुटकारा पाना ही होगा। हच पूरी तरह से हथियारों से लेस हो जाता है और अपनी व्हाइट कलर की स्पोर्ट्स कार में बैठकर यूलियन के उस अड्डे पर जाता है जहां पर यूलियन का सारा ब्लैक मनी पड़ा हुआ होता है। उसके बाद वहां काम कर रहे वर्कर्स और गार्ड्स को जान से मार देता है। बहुत खून खराबे के बाद वो उस अड्डे पर रखे हुए सारे पैसों को जला देता है, जिन पैसों की वजह से यूलियन का इतना बड़ा साम्राज्य चल रहा था। इसके बाद हच सीधे यूलियन के क्लब पहुंचता है, जहां उसे देखकर बाकी सबके साथ यूलियन भी हैरत में पड़ जाता है। यूलियन हच से कहता है कि मैंने जिंदगी में तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं देखा, जो खुद ब खुद अपनी मौत के पास चलकर आ जाता है। इसके बाद यूलियन के सभी गुंडे हच के ऊपर बंदूक तान देते हैं, पर हच कहाँ बंदूक की नोक पर डरने वाला था, वो तो उल्टा अपने साथ बम लेकर चल रहा था, जिसे देखकर यूलियन की हवा उड़ जाती है और बंदूकें नीचे हो जाती हैं। फिर हच और यूलियन बैठकर बात करते हैं और हच उसे बताता है कि मैंने बहुत मेहनत से घर बनाया था, जिसे मुझे तुम्हारी वजह से जलाना पड़ा, लेकिन तुमने देखा ही होगा कि वहाँ सिर्फ मेरा घर नहीं बल्कि तुम्हारे आदमी भी जले हैं। इसके बाद टेबल पर कुछ जले हुए नोट रखने के बाद वो कहता है कि तुमने मेरा घर जलाया, मैंने तुम्हारे काले धन का गोदाम जला दिया। ये बात सुनकर यूलियन पूरी तरह से आग बबूला हो जाता है। जिसके बाद फिर हच उससे कहता है कि अपनी सलामती चाहते हो तो मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहो। इतना कहने के बाद वो जैसे ही क्लब से बाहर निकलता है, यूलियन अपने सभी गुंडे के साथ उसके ऊपर हमला कर देता है। हच किसी तरह से बचते बचाते अपनी फैक्ट्री पहुंच जाता है, जहां वो काम करता है। यहाँ हच ने पहले से ही अपने भाई हैरी और पिता डेविड को बुला रखा है। हैरी एक अच्छा स्नाइपर होता है और हच के पिता भी एक अचूक शूटर होते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि हच जानबूझकर इन सबको अपने पीछे लेकर आया है। फिर हच फैक्ट्री के अंदर जाता है, जहां उसके भाई और पिता पहले से ही घात लगाए बैठे हुए थे, और जैसे ही यूलियन के लोग फैक्ट्री के अंदर घुसते हैं, उनका स्वागत भारी भरकम गोलियों से होता है और बाकी बचे लोग उनके बिछाए हुए जाल में फंसकर मर जाते हैं। कुछ देर की लड़ाई के बाद एक एक करके सबके सब मारे जाते हैं और हैरी को गोली लगने के बाद वो घायल हो जाता है। फिर हच को पता चलता है कि उनके पास अब गोलियां खत्म हो चुकी हैं और दूसरी तरफ यूलियन एक ऑटोगन लेकर उनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, और तभी हच को याद आता है कि उसके पास अभी भी वो बम है जो वो क्लब लेकर गया था। हच एक बुलेट प्रूफ ग्लास लेकर यूलियन की तरफ जाता है। दूसरी तरफ यूलियन लगातार गोलियां बरसा रहा है, लेकिन उसकी सारी गोलियों को बुलेट प्रूफ ग्लास रोक लेता है, और तभी हच उस बॉम्ब का तार खींचकर यूलियन की तरफ फेंक देता है और यूलियन की मौके पर ही मौत हो जाती है, और हच की समझदारी की वजह से उसकी जान बच जाती है। यूलियन की मौत के बाद हच एक बेहद गहरी सांस लेता है और उसे यकीन हो जाता है कि अब उसकी फैमिली पूरी तरह से सुरक्षित है, और अब वो अपनी पत्नी को कॉल करके घर वापस आने को कहता है। इतना कहने के बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और फिर से कहानी वहीं आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। रिमांड रूम के अंदर थोड़ी देर में पुलिस ऑफिसर्स के पास कॉल आता है कि इस इंसान को यहाँ से जाने दो। तो अब हमें ये मालूम चलता है कि हच अपनी बीबी के साथ नए घर की तलाश में घूम रहा होता है और एक सुंदर सा घर उन्हें पसंद आ जाता है। उसके बाद हच ब्रोकर से पूछता है कि क्या इस घर के नीचे एक बड़ा सा बेसमेंट है, तो ब्रोकर बोलती है कि हाँ बिल्कुल है। फिर ये घर हच फाइनल कर देता है, और एक तरफ हम देखते हैं कि हच के पिताजी और उसका भाई एक गाड़ी के अंदर बहुत सारे हथियार लेकर हच के बेसमेंट में छुपाने के लिए ला रहे हैं, क्योंकि तीनों ये बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि उन लोगों ने जिससे पंगा लिया था वो तो मर चुके हैं,
लेकिन उनके आका आज भी जिंदा हैं और कभी भी युद्ध दोबारा छिड़ सकता है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।